इस कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जो जाते हैं प्रेस्कॉट लेक बोटिंग करने। अब इनमें से एक बंदे का नाम था जेक, जिसे टोपोग्राफी का बहुत ही ज्यादा शौक था। इवन उसने यहाँ आने से पहले इस जगह की टोपोग्राफी स्टडी किया है। फॉर रेफरेंस, टोपोग्राफी मतलब किसी भी लैंडस्केप के अंडरलाइंग फाउंडेशन की स्टडी। इससे जेक को पता चला है इस लेक की जगह कभी एक छोटा सा शहर हुआ करता था, रीड्सविल नाम से। जब ऑलमोस्ट 100 साल पहले यहाँ ये डैम ओपन किया गया, ये लेक बनी, तब यहाँ करीबन 103 लोग रहते थे। तो क्या पता आज भी शायद पानी के नीचे उनके कुछ सामान रह गए हैं। कुछ साल पहले तक ये लेक इतना गहरा था कि इसके नीचे तक जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ड्रॉट के कारण पानी का लेवल तेजी से कम हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में शायद कुछ हिस्सा कम्प्लीटली सूख भी जाएगा। तो सबको पता चल ही जाएगा ये सब रूमर है या सच। लेकिन जेक तब तक इंतजार नहीं कर पाता। उसे उसी वक्त एक्सप्लोर करना था। तो वो छलांग लगा देता है पानी में और उसके साथ जाती है उसकी बहन फिन। दोनों काफी देर तक इधर उधर तैरते रहते हैं। पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, मगर कुछ देर बाद जेक को अचानक एक वॉल नजर आता है। उसी के सामने पड़ा था एक ट्राइसाइकिल और उसके बाद उसे मिलता है एक दुकान का बैनर जिस पर एड्रेस की जगह रीड्सविल लिखा था। इसका मतलब उसने जो कुछ भी सुना था, पढ़ा था, वो सब सच था। दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सारे सामान लेकर वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक अजीब हादसा होता है उनके साथ। जेक का पैर किसी चीज में फंस जाता है। वो जितना कोशिश कर ले उसे निकालने का, ग्रिप उतना ही स्ट्रॉन्ग होता रहता है। फिन भी कोशिश करती है, लेकिन ऑक्सीजन लेने उसे कुछ सेकंड के लिए ऊपर जाना ही पड़ता है अपने भाई को छोड़ के। और जब वो वापस पानी के अंदर जाती है तब तक जेक मर चुका था। फिन के आंखों के सामने उसकी लाश और नीचे खींचती चली जाती है और फिन देखती है उसके पैर को किसी चीज ने नहीं बल्कि एक हाथ ने पकड़ रखा है, किसी इंसान के हाथ ने। इस भयानक एक्सपीरियंस से फिन के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ना वो किसी को समझा पाती है, ना कोई उस पर यकीन करता है। हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे खुद ही अपने आप पर शक होने लगा था। जो उसने देखा वो क्या सच में सच था? नहीं, जरूर टेंशन में उसने हैलुसिनेट किया होगा। अगले 4 महीनों तक यही खुद को यकीन दिलाती रही वो। इवन ऐसे कुछ दिन मेंटल हॉस्पिटल में भी बिताना पड़ा। और जब फाइनली वो घर लौटी तब सब कुछ बदल चुका था। उनके हंसते खेलते परिवार में जैसे शमशान का सन्नाटा मंडराने लगा था। उसके पेरेंट्स जेफरी एंड एरिन सिचुएशन से कोप अप करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने अपने तरीके से। जेफरी ने खुद को कम्प्लीटली डिटैच कर लिया था। 24 घंटे बस काम करने लगा था वो, इस उम्मीद में कि उसका दर्द कुछ कम हो जाए। वहां दूसरी तरफ एरिन ने अभी तक अपनी तलाश जारी रखी थी, चुपके से। उसे कारण जानना था अपने बेटे की मौत का। जेक बहुत ही अच्छा स्विमर था, वो ऐसे कैसे डूब गया और ऊपर से उसकी लाश भी नहीं मिली। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस लेक को लेकर एक सुपरस्टिशन है। लोगों का मानना है वो लेक कर्स्ड है, क्योंकि हर साल कई लोगों की मौत होती है वहाँ। लेकिन सबकी लाश बाद में मिल जाती है, जेक की तरह कोई गायब नहीं होते। बाकी थी तो फिन, जिसके पास जवाब था भी और नहीं भी। उसे हर रात एक ही सपने आते रहते थे। ट्रीटमेंट करके भी कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि उस दिन उसने जो देखा था उसे वो चाहकर भी कभी भुला नहीं पाई। ऐसे ही चलती रही उनकी जिंदगी, किसी तरह दिन गुजार रहे थे सभी। लेकिन इसी बीच एरिन के साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं, स्पेशली फिन के घर वापस आने के बाद से ही। एक रात जब वो नहाने जाती है, उसे ऐसा फील होता है कि बाथटब गंदे पानी से भर चुका है और तो और वो उसे अंदर से खींचता भी है, बिल्कुल जैसे जेक के साथ हुआ था। वही हाथ। भले कुछ सेकंड बाद ही सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन एरिन को काफी जोर का झटका लगता है। और दूसरे दिन जब रात में सभी सो रहे थे, एरिन को अचानक घर में कहीं से पानी की आवाज आने लगी। उसने चेक किया तो पता चला किचन में एक टैप खुला हुआ है, जो उसके बंद करने के बावजूद फिर से अपने आप ही उसके सामने ही खुल जाता है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। एरिन ऑलरेडी काफी हैरान हो चुकी थी। ऊपर से जब उसे चेक की आवाज आई और उसने देखा घर का बैक डोर खुला हुआ है, उसकी तो हालत ही खराब हो गई। बाहर पूल साइड एरिया में चारों तरफ से पानी निकल रहा था, लेक का गंदा पानी।
और वहीं पर एरिन को अपना बेटा भी दिखता है, बस एक झलक के लिए ही, जिससे रिक्वेस्ट कर रहा था उसे ढूंढ निकालने के लिए। इस हादसे के बाद एरिन और बाकी रात सो नहीं पाती। सुबह तक उसने मन बना लिया था कि वो कुछ भी करके अपने बेटे को ढूंढ निकालेगी, जरूरत पड़ी तो खुद जाएगी इस लेक में। उसे लगा था जेफरी उसका साथ देगा, एटलीस्ट अपने बेटे के खातिर, उसके आत्मा की शांति के लिए। पर सरप्राइजिंगली जेफरी बहुत ही कोल्डली बिहेव करता है। पहले तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि एरिन ने जेक को देखा है। उसे लग रहा था ट्रॉमा के कारण फिन की तरह उसका भी दिमाग खराब हो चुका है। जहां पुलिस के लोग ट्रेंड डाइवर्स इतने दिन ढूंढ के भी जेक को ढूंढ नहीं पाया, वहां वो क्या करेगी। जेफरी साफ साफ कह देता है कि एरिन जो चाहे कर सकती है, लेकिन उसे अकेले ही करना होगा। ऐसे में एरिन का साथ देती है फिन। भले जेफरी ने उसे इस सब में इन्वॉल्व करने से मना किया था, तो एरिन ने भी उससे कुछ नहीं बताई, लेकिन फिन छुपके से उनकी कन्वर्सेशन सुन लेती है और जेफरी के घर से निकलते ही एरिन के साथ प्रेस्कॉट लेक जाने के लिए तैयार हो जाती है। जेक एग्जैक्टली कहाँ गुम हुआ था वो तो सिर्फ उसे ही पता है ना। इसके अलावा भी वो अपनी माँ की हालत अच्छी तरीके से समझ पा रही थी। उसे भी तो हर रात नाइटमेयर्स आते रहते हैं। अपने भाई की मौत के लिए अंदर ही अंदर अभी भी खुद को कोसती रहती है वो। उसे वापस पाना तो इम्पॉसिबल है, बट एटलीस्ट अगर उसकी लाश मिल जाए तो फिन को थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। इसी उम्मीद में माँ बेटी उसी वक्त घर से निकल पड़ते हैं और जेफरी के लिए छोड़ जाते हैं एक नोट। लेक तक पहुंच के एरिन पानी में छलांग लगाती है और फिन उन्हें गाइड करती रहती है। भले इस एरिया का पानी ज्यादा डीप नहीं है, फिर भी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने अपने आप को एक रस्सी से बांध लिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो फिन उन्हें खींचकर ऊपर उठा लेगी। वैसे पानी के अंदर एग्जैक्ट स्पॉट लोकेट करना काफी मुश्किल हो रहा था। काफी देर तक कोशिश करनी पड़ती है उन्हें, तब जाके उन्हें वो ट्राईसाइकिल और बैनर दिखता है जिसके जिक्र फिन ने किया था। इसके आसपास ही तो जेक गायब हुआ था। लेकिन आगे जाने पर एरिन को कुछ और ही दिखता है, एक ऐसा भयानक नजारा जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उसे दिखती है 3 लाशें जो एक कंक्रीट ब्लॉक से बंधे हुए थे। शायद इसी हालत में पानी में डूबकर मौत हुई होगी उनकी। एरिन उनमें से एक के गले से एक लॉकेट उतार लेती है जिससे वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर पाए और सांस लेने ऊपर की तरफ जाने लगती है वो। लेकिन ठीक तभी कोई उसका पैर खींचने लगता है। स्ट्रगल करने लगती है एरिन, बिल्कुल जेक की तरह। मगर एरिन का अंजाम जेक की तरह नहीं होता, फॉर्चुनेटली। कुछ ही सेकंड बाद उसके पैर आजाद हो जाते हैं और उसे दिखाई देता है जेक, ऐसे उसने ही अपनी माँ की मदद करी होगी, आजाद किया होगा उन्हें। लेकिन अगर उसकी लाश वही थी तो पहले एरिन को क्यों नहीं दिखी। एरिन के लिए ये पल इतना इमोशनल था कि यह सवाल उसके दिमाग में नहीं आया। वो जेक की लाश को लेकर और उस लॉकेट को लेकर ऊपर चली गई और पुलिस को खबर कर दी। साथ ही साथ ऑफिसर को उसने उन 3 लाशों के बारे में भी बताई। सरप्राइजिंगली जब वो लोग ढूंढने गए उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी समझ नहीं आ रहा था जेक की लाश एरिन को कैसे मिली जबकि उन्हें नहीं मिली थी। उस लॉकेट को देखकर एक ऑफिसर बताते हैं ये बोन फैमिली का है। सालों पहले एग्जैक्टली इसी जगह पर घर हुआ करता था उनका। 3 भाई अपने परिवार के साथ एक साथ रहते थे यहाँ पर। लेकिन एक दिन अचानक ही वो तीनों भाई एक साथ ही गायब हो गए। कहाँ वो क्लियरली किसी को नहीं पता, मगर हाँ उन्हें लेकर काफी सारे रूमर्स फैली हुई है लोकल लोगों के बीच। कितना सच और कितना झूठ है ओनली गॉड नोस। अभी उनके परिवार का बस एक ही मेंबर जिंदा है, शायद वो ही कुछ बता पाए। पुलिस को कोई लाश नहीं मिली थी तो लीगली कोई केस नहीं बना। सिर्फ एरिन को पता था उसने जो देखा वो सच था, इसीलिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उस आखिरी मेंबर से मिलने की डिसाइड करती है। और वहां जाने पर उसे जो पता चलता है वो काफी शॉकिंग था। पता चलता है वो 3 लाशें सच में इस परिवार के 3 भाई के थे जिन्होंने ये लेक बनाए थे। वही शख्स यानी कि मिस्टर रीड प्रेस्कॉट ने खून किया था उनका। प्रेस्कॉट फैमिली उस समय का एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम हुआ करता था। बहुत पैसा था उनके पास, सभी उन्हें मानते थे और उनसे डरते भी थे। इस डैम से जो प्रॉफिट होने वाला था उसमें एक अच्छा खासा शेयर मिस्टर प्रेस्कॉट का भी था, इसीलिए उसने खुद खड़े रह के इस जगह को खाली करवाए थे। बस ये बून फैमिली ने अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया तो मिस्टर प्रेस्कॉट ने भी दूसरा रास्ता अपनाया।
जिस दिन डैम खुलने वाला था उस दिन उन्होंने 3 भाई को अगवा करके जंगल में लेकर बहुत टॉर्चर किया एंड फाइनली उन्हें वहीं पर छोड़ दिया मरने के लिए। धीरे धीरे पूरी जगह पानी के नीचे चली गई और बेचारे वो लोग वहीं पर मर गए दम घुटकर। अब ये सिर्फ उन्हीं के साथ हुआ था या कोई और लोग भी प्रेस्कॉट के शिकार बने थे ये तो नहीं पता, मगर इस हैवानियत के बारे में कुछ गिने चुने लोगों को पता था, लेकिन प्रेस्कॉट का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसीलिए ये सच बस रूमर बनकर रह गया। इनफैक्ट आज भी उस डैम को बंद करने की हर कोशिश बेकार जाती है। हर साल वहां इतने लोगों की मौत होती है, ये कारण दिखाकर हर साल पिटीशन सबमिट किया जाता है इस डैम को बंद करने के लिए। लेकिन मिस्टर प्रेस्कॉट ने अपने मरने से पहले इस डैम को रनिंग रखने का सारा इंतजाम कर रखा था। असल में उन्हें डर था अगर ये डैम बंद हो गया तो लोगों को तो लाश दिख जाएगी, उनके कारनामे के बारे में सबको पता चल जाएगा, तब उनके फैमिली रेपुटेशन का क्या होगा। इसीलिए उन्होंने पहले से ही एक ट्रस्ट बनाकर एक लॉ फर्म को सारी जिम्मेदारी सौंप कर गए थे। ये फर्म ही अभी उनके बिहाफ में केस लड़ता है और हर बार जीतता भी है। इसी फर्म की वजह से अभी तक वुड फैमिली को जस्टिस नहीं मिली और इस फर्म का नाम है स्पेंकलर एंड वेबर। अचानक ये नाम सुनकर एरन और फिन दोनों ही चौंक उठते हैं क्योंकि ये वही फर्म है जहां जेफरी काम करता है। क्या इसका मतलब इस लीक के सच्चाई के बारे में उसे सब कुछ पता है? ऐसे कैसे लड़के रन करता है वो? एरन डिसाइड करती है वो उसी रात घर लौट जाएगी और जेफरी को कन्फ्रंट करेगी, मगर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इससे पहले जेफरी खुद आ जाता है वहां पर और उनके कन्वर्सेशन से रिवील होता है इस फिल्म का असली क्लाइमैक्स। पता चलता है जेफरी सिर्फ वो केस लड़ता ही नहीं बल्कि वो ही इस फार्म का हेड है। ये डैम और लेक रिलेटेड सारा कुछ वो ही देखभाल करता है और सच्चाई पता होने के बावजूद वो प्रेस्कॉट को ही सपोर्ट करता है क्योंकि उसका मानना है हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के ऐसे छोटे मोटे राज तो होते ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एरिन अपने पति के बर्ताव से हैरान हो चुकी थी। वो जानबूझकर एक खूनी से पैसा ले रहा है, वो भी इतने सालों से, ऐसा कैसे कर सकता है वो? इसके जवाब में जेफरी एक और शॉकिंग रिवलेशन करता है। पता चलता है बात सिर्फ पैसों की नहीं है, खून का भी है, क्योंकि वो खुद भी एक प्रेस्कॉट है। उसकी माँ एक प्रेस्कॉट थी, तो अपने फैमिली ब्लड की रक्षा तो वो करेगा ही। ये डैम, ये लेक, ये फैमिली कॉटेज, इवन ये टाउन, सब कुछ उनका है, जो आगे जाके उनके ब्लड लाइन में कंटिन्यू होगा। इस रिवलेशन से एरिन के लिए सारा मामला क्लियर हो जाता है। वो समझ जाती है जेक की मौत क्यों हुई, क्योंकि वो एक प्रेस्कॉट था। इसीलिए उस डैम में रहने वाले आत्माओं ने उसे मारकर रिवेंज लिया, जबकि वो इनोसेंट था, उसे तो इस सब के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। और शायद इसीलिए जेफरी ने इतनी कोशिश करी उन्हें सबसे दूर रखने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि वो गुनहगार है। सजा अगर किसी को मिलनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उसे। शायद उन आत्माओं का भी यही इरादा था, इसीलिए ही उन लोगों ने एरिन को अपनी लाश दिखाई और उसे सच तक पहुंचाया। अभी जब उनका राज बाहर आ चुका था तो बाकी था तो बस रिवेंज को पूरा करना। एरिन बहुत कोशिश करती है जेफरी को सच समझाने की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी बात करते वक्त वो लोग नोटिस करते हैं बाहर अचानक सब सुन पड़ चुका है, कहीं कोई आवाज नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त थम चुका हो। इधर घर के अंदर भी ठीक उसी समय बिजली चली जाती है और सारे फोन्स भी एक साथ डेट पर जाते हैं। होना हो ये किसी अनहोनी का संकेत था। जेफरी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, वो सबको उसी वक्त निकलने के लिए कहता है, लेकिन सच्चाई का सामना करने का वक्त आ चुका था और कहीं भाग नहीं सकता था वो लोग देखते हैं पानी से एक एक करके वो सारे लाश बाहर आ रहे हैं जिन्हें प्रेस्कॉट के हाथों मरना पड़ा था। घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं वो लोग, लेकिन एरिन और फिन को कुछ नहीं करते। शायद उन्हें पता था वो दोनों जेफरी के झूठ में शामिल नहीं है। उनका टारगेट था तो बस जेफरी, जिसे उठाकर वो लोग पानी में लेकर चले जाते हैं और ठीक उन्हीं की तरह डुबोकर मार डालते हैं। एरिन और फिन रोक नहीं पाते उन्हें, बस हेल्पलेसली देखते रहते हैं रिवेंज कितना क्रूएल हो सकता है।
एट द एंड एरिन प्रॉमिस करती है कि वो सच के लिए लड़ेगी और सच को दुनिया के सामने लेकर आएगी। हाँ, अभी शायद कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन ड्रॉट के कारण जब पूरा पानी सूख जाएगा तब तो सबको पता चल ही जाएगा सच क्या है। उसे उसी दिन का इंतजार रहेगा।